Welcome to Reliable Analysis. We are going to start fourth chapter of Political Science, class 10. चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये फोर्थ चैप्टर हम लोग को पढ़ना है. थर्ड चैप्टर को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है सिलेबस से, इसलिए थर्ड चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. हम लोग को डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. इस चैप्टर में हम लोगों को यह स्टडी करना है कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट सोशल डिफरेंसेज क्रिएट करता है. सोशल डिफरेंसेज क्रिएट करने का 3 सोर्सेज है, और वो है जेंडर, दूसरा रिलीजन और तीसरा कास्ट. ये तीनों फैक्टर जो है वो सोशल डिफरेंसेज क्रिएट करता है. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेज इज पॉसिबल. पॉलिटिक्स में सोशल डिफरेंसेज का एक्सप्रेशन बिल्कुल सामान्य सी बात है, और कभी कभी तो ये डिजायरेबल भी है, इसकी आवश्यकता भी है डेमोक्रेसी में. लेकिन सोशल डिफरेंसेज कभी कभी सोशल डिवीजन का रूप धारण कर लेता है. यह नहीं होना चाहिए. सोशल डिफरेंस होना तो आम बात है, लेकिन सोशल डिफरेंस सोशल डिवीजन नहीं बनना चाहिए. सामाजिक जो है भेदभाव, विभिन्नता आवश्यक है, सामाजिक विभिन्नता, लेकिन सामाजिक विभिन्नता को सामाजिक विभाजन के रूप में परिणत नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है. तो कौन कौन सी सामाजिक भिन्नता है जो सामाजिक विभाजन के रूप में परिणत हो सकता है, यानी सोशल डिफरेंसेज जो सोशल डिवीजन के रूप में क्रिएट हो सकता है, वह है जेंडर, दूसरा रिलीजन और तीसरा कास्ट. अब जहां तक बात है जेंडर, तो जेंडर से रिलेटेड डिफरेंस यानी मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस. तो मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस तो बायोलॉजिकल है. मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस बायोलॉजिकल है, नेचुरल है. जो बायोलॉजिकल है, जो नेचुरल है, उसको तो हम दूर नहीं कर सकते हैं. मेल को जिस प्रकार का बायोलॉजिकल प्रिविलेजेज है फीमेल के ऊपर, तो उसको तो दूर नहीं किया जा सकता. लेकिन हां, मेल और फीमेल के बीच जो अधिकांश डिफरेंसेज है वो बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि वो है बिहेवियरल. लोगों के प्रैक्टिस के कारण से ऐसा हुआ है. तो लोग जानबूझ करके पुरानी घिसी बिटी बातों यानी स्टीरियोटाइप्स के चलते और लोग अपने कंडक्ट के चलते मेल और फीमेल के बीच की खाई को काफी गहरी और चौड़ी कर चुके हैं. तो सबसे पहले जेंडर जो डिफरेंस है, मेल और फीमेल के बीच जो डिफरेंस है, उसकी पहली झांकी हम लोग को मिलती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर तो समझ में आता है, काम क्या, काम को लोगों ने बांट लिया है. कोई ट्रेड करता है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई टीचर का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर है. तो डिवीजन ऑफ लेबर तो समझ में आता है बात. लेकिन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी न सिर्फ हमारे समाज में बल्कि पूरे दुनिया में है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लोगों ने
लोगों ने अपने काम को सेक्स के आधार पर बांट लिया है, सेक्स के आधार पर बांट लिया है काम को। कहने का मतलब है कि जो काम मनी दे सकता है उस काम को पुरुषों ने अपना लिया है, और जिस काम से मनी नहीं हो सकता है उस काम को औरतों को दे दिया है। जैसे घर में खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चा पालन पोषण करना, ये सब काम जिसमें कि मनी अर्न नहीं होता है, ये काम स्त्रियों को दे दिया गया है। सिर्फ हमारे समाज में नहीं, पूरे दुनिया की बात है, कम या अधिक पूरी दुनिया में ये बात है। और जो काम जिससे इनकम होता है वो काम पुरुषों ने अपने ले लिया है। एक और बात देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पुरुषों को जो काम औरतों को दिया गया है वो काम पुरुष करना नहीं जानता है, वो बात नहीं है। जब वही काम पैसे से करना होता है तब उस काम को पुरुष करता है। जैसे कहने का मतलब है खाना बनाना, तो खाना बनाना अगर कहिएगा कि औरत ही सिर्फ खाना बना सकती है, ऐसा भी बात नहीं है, क्योंकि होटल में खाना बनाने का काम पुरुष करता है, होटल में औरत नहीं खाना बनाती है। जैसे हमारे आपके घरों में कपड़ा सीने फाड़ने का काम कहा जाता है कि औरत का काम है, कपड़ा सीती है, मशीन चलाती है, सुई धागा से कपड़ा सीती है, एम्ब्रॉयडरी करती है, यानी कढ़ाई का काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ औरत जान सकती है और पुरुष नहीं कर सकता है। जितना बड़ा बड़ा टेलर है सब पुरुष है, औरत बहुत रेयर आपको टेलर मिलेगी, सब पुरुष टेलर है, क्योंकि टेलर जो है उसको पैसा मिलता है कपड़ा सीने के बदले। दूसरा, सुई चलाने का बात अभी क्या है, सुई धागा का, तो सुई धागा चलाने का काम औरत करती है। लेकिन वही जब बहुत कॉस्टली साड़ी वगैरह पर एम्ब्रॉयडरी करने का आता है बात, बनारसी साड़ी बहुत महंगा होता है, बनारसी साड़ी, उस पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ रहता है, हाथ से कढ़ाई किया हुआ रहता है, जिसके चलते उसका कीमत बढ़ जाता है। तो आपको मालूम होगा कि ये एम्ब्रॉयडरी ज्यादातर लेडीज नहीं, ज्यादातर पुरुष करते हैं। यानी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है लोगों ने, और इसके माध्यम से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का काम हो रहा है, औरतों के साथ भेदभाव का काम किया जा रहा है पूरे दुनिया में। तो ज्यादातर औरतों को वही काम दिया गया है जिससे इनकम नहीं होता है, इनकम जनरेट नहीं होता है, वैसा काम दिया गया है औरतों को। और पुरुष ऐसा काम लिया है जिससे कि इनकम होता है। और इसका रिजल्ट क्या है कि मनुष्य जाति का हाफ पॉपुलेशन जो मनुष्य जाति का है उसको आपने प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाया है। किसी भी सोसाइटी का आधा पॉपुलेशन होता है औरत का, तो आधा पॉपुलेशन को हम लोगों ने प्रोडक्टिव कार्य में नहीं लगाया है। एक बात आपको और जानना चाहिए कि आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, हमसे इकोनॉमिकली आगे हैं और हम लोग बैकवर्ड हैं, जबकि प्राचीन काल में हम ही लोग दुनिया में डेवलप्ड थे, सबसे अमीर थे। इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का 20% सिर्फ इंडिया जनरेट करता था, समझे बात को? पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 20% सिर्फ इंडिया जनरेट करता था। तो फिर कहां गया वो सोने की चिड़िया? तो इसका कारण है कि हम लोगों ने दकियानूसी विचारों में अपने आप को कैद रखा।
हम लोगों ने प्रोग्रेस करने से इनकार किया, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए विचारों को अपनाने से हम लोगों ने इनकार किया, जिसका नतीजा है कि वेस्टर्न कंट्रीज तो समय के साथ अपने में चेंज लाए, वो विकास करते चले गए, और हम लोग पुरानी बातों को पकड़ करके रखे, लकीर का फकीर बने रह गए, जिससे हम लोगों का उतना विकास नहीं हो सका। तो डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट यह है कि ऑल्दो वीमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, लेकिन उनका पब्लिक लाइफ में रोल, खास करके पॉलिटिक्स में उनका रोल काफी सीमित है। तो वीमेन का पब्लिक में पार्टिसिपेशन आज भी काफी कम है। आज भी औरतों को वोट देने के लिए काफी आकर्षित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। अधिकांश औरतें अपना वोट भी नहीं देना चाहती है। तो यह स्थिति है। अब यहां पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि औरतों को पुरुषों के बराबर पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं प्राप्त था दुनिया के अधिकांश देशों में। पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त थे, पुरुषों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार प्राप्त था, पुरुषों को पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने का अधिकार प्राप्त था। औरतों को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके खिलाफ औरतों ने, आप लोग पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं, औरतों ने फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया। फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया औरतों ने, राइट टू वोट के लिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। और फेमिनिस्ट मूवमेंट में कितने औरतों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, कितने औरतों को तो मौत के घाट उतार दिया गया। आपको याद होगा ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का शासनकाल, फ्रांस में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का शासनकाल बतलाए थे ने। फेमिनिस्ट मूवमेंट में जो औरत लीडर, वीमेन लीडर जो शामिल थी, उसको पहले तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कहा कि अपना एक्टिविटी बंद कर दो, और नहीं, जब वो बंद की तो मौत के घाट उतार दिया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि औरतों ने काफी त्याग और बलिदान दिया, जिसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में औरतों ने काफी सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वाह किया और यह साबित किया कि पुरुष से अगर जरूरत पड़े तो हम कम नहीं हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में औरतों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तब जाकर के आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विमेन को वे सभी पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त हुए जो पुरुषों को प्राप्त थे। कहने का मतलब है कि एक लंबा फेमिनिस्ट मूवमेंट चला, और एक लंबे फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद औरतों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स प्रदान किया गया। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स इक्वल दे दिया गया, लेकिन फिर भी समाज में जो भेदभाव की स्थिति है वो आज भी कायम है। आज भी हम देखते हैं कि एक ही काम के लिए पुरुष को ज्यादा तनख्वाह मिलता है और औरत को कम उसी काम के लिए तनख्वाह दिया जाता है। खास करके प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक ही काम के लिए पुरुष को ज्यादा तनख्वाह है और औरत को काफी कम तनख्वाह आज भी मिल रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। हालांकि ऐसी भी बात नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया की बात है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। विमेन के साथ इस प्रकार का भेदभाव, अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। विमेन को अगर कहीं सबसे कम डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है तो वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसके अंतर्गत आया स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है।
ये सब कंट्रीज में औरतों के साथ अन्याय, अत्याचार और भेदभाव काफी कम है। यहां औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया है। यहां औरतें पब्लिक लाइफ में काफी एक्टिव है। अब तो पब्लिक लाइफ में हमारे देश में भी औरतें काफी एक्टिव हो चुकी है। अब तो सेना में औरतों का बटालियन बन रहा है। अब तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि में आपको औरतें काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज से कुछ ही वर्षों पहले तक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में औरतों के लिए अछूता माना जाता था, लेकिन आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी औरतें काफी आगे हैं और इंजीनियर भी बन रही है औरतें। तो कहने का मतलब है कि आज काफी अंतर आ गया है। आज स्कूल में, हॉस्पिटल में ज्यादातर आप देखिएगा तो लेडीज को आप प्रमुख भूमिका में आप देखिएगा। स्कूलों में, कॉलेजों में लेडीज, हॉस्पिटल्स में लेडीज काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के प्रति जो भेदभाव था वो समाप्त हो गया है। औरतों के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन था, औरतों का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो समाप्त हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी भी औरतों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत कम ही गर्ल्स को चांस मिलता है कि उसके भाई के बराबर यानी बॉयज के बराबर एजुकेशनल फैसिलिटी जो भी है, स्कूल की सुविधा, ट्यूशन की सुविधा, कोचिंग की सुविधा जो लड़कों को प्राप्त होती है उतनी सुविधा कम ही लड़कियों को प्राप्त हो पाती है। आज लड़के एक से एक प्राइवेट स्कूल, कॉलेज इत्यादि में पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों के पढ़ाने के लिए बहुत सारे गार्जियन उतने उत्सुक नहीं आज भी आपको दिखाई पड़ते हैं। और इसी का एक डेटा आपको देखिए है कि लिटरेसी रेट एमंग वीमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड टू 76% एमंग मेन। तो मेन में जहां पर लिटरेसी रेट 76% है, वीमेन में ओनली 54% है। इससे पता चलता है कि वीमेन के एजुकेशन के प्रति आज भी सोसाइटी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जितना मेन के एजुकेशन के प्रति यानी बॉयज के एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अब देखिए, दूसरी तरफ औरतें आज कई ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित कर रही है। हमारे देश में तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जिन दिनों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उन दिनों न सिर्फ इंडिया के सबसे टॉप पोस्ट को होल्ड करती थी, बल्कि उन दिनों यह समझा जाता था कि इंदिरा है तो इंडिया है, इंडिया है तो इंदिरा है, इंडिया नहीं तो इंदिरा नहीं, इंदिरा नहीं तो इंडिया नहीं। तो ये हम इंदिरा गांधी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम आपको विमेन के एम्पावरमेंट की बात सिर्फ करना चाहते हैं। तो ऑन एन एवरेज इंडियन वुमन वर्क्स, आज भी देखिए कि कई महत्वपूर्ण पदों पर औरतें कार्य कर रही है। जैसा कि आपको बताया कि स्कूलों में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, हर जगह औरतें आपको काम करते मिल जाएगी। लेकिन आप एक बात गौर करके देखिएगा कि औरतें इन सभी संस्थानों में पुरुषों से ज्यादा काम करती है, पुरुषों से ज्यादा काम करती है, और या तो बराबर तनख्वाह मिलता है या औरतों को तनख्वाह अपेक्षाकृत कम मिलता है। इसके विरुद्ध हमारे देश में कानून का निर्माण किया गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये सब पूछता है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अंतर्गत इक्वल वेजेज की व्यवस्था की गई।
यानी सेम वर्क के लिए सेम सैलरी, समान काम समान वेतन, चाहे वो करने वाला पुरुष हो या करने वाला नारी हो। तो however in almost all areas of work from sports and cinema to factories and fields women are paid less than men। जैसा कि आपको बताया कि 1976 का इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पास होने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं आया है। जीवन के किसी क्षेत्र में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको फैक्ट्री में चले जाइए, माइंस में चले जाइए, औरतों का तनख्वाह कम होता है, पुरुषों का तनख्वाह अधिक होता है। तो ये भेदभाव आज भी कायम है। औरतों की शिक्षा के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। कम ध्यान देने के बाद भी कुछ लड़कियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा करती है। कुछ लड़कियां यूपीएससी, बीपीएससी, अदर प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर लेती है। उनके ऊपर कम अटेंशन देने के बाद भी दूसरी तरफ कि जेंडर आपको इनइक्वलिटी भारत में एक और रूप में पता चलता है, वो है कि यहां लोग बेटा पैदा करना चाहते हैं। पीपल लाइक टू हैव सन्स देन डॉटर्स। बेटी नहीं चाहते हैं, बेटा पैदा करना चाहते हैं। तो बल्कि अगर बेटी पैदा होने की संभावना हो तो प्रेगनेंसी के पीरियड में ही उसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लेते हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में, और प्रेगनेंसी में ही उसको नष्ट कर डालते हैं। बेटी रहती है तो उसको गर्भ में ही मरवा डालते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना भेदभाव है। आज तो गर्भ में ही जो मतलब फीमेल चाइल्ड पल रही है तो उसको मरवाने का मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले नहीं फैसिलिटी था तो लड़की पैदा लेती थी तो लोग ले जाकर के पहाड़ पर जंगल में छोड़ देते थे। पैदा लेती थी लड़की तो नमक चटा देते थे मरने के लिए, या सिर पर नमक डाल देते थे जिससे कि गल जाए। तो कहने का मतलब है कि आज भी लड़कियों के प्रति लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में सामने आ रहा है और गर्ल चाइल्ड एबॉर्शन के रूप में सामने आ रहा है। अगर प्रेगनेंसी में ये पता चलता है कि लड़की होने वाली है, लड़की पैदा होने वाली है, तो उसको पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। और इसका परिणाम है कि जो है सेक्स रेशियो हमारा जो है अनइक्वल है। आप यही समझ सकते हैं कि फीमेल फोर्टिसाइड यानी फीमेल बाल भ्रूण हत्या इत्यादि के चलते सेक्स रेशियो हमारा कैसा डिक्लाइन किया है कि 1000 लड़का जब पैदा लेता है तो हमारे देश में 919 लड़की मात्र पैदा लेती है। 1000 लड़का में 919, जबकि होना चाहिए 1000 लड़का में 1000 लड़की भी होना चाहिए ना, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है के अंतर्गत XY क्रोमोसोम से ये तय होता है। और इस तरह से मतलब बायोलॉजिकली लड़का और लड़की होने का संभावना 50-50% रहता है, बिल्कुल 50-50%। मेल सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से चांस जो है बिल्कुल 50% रहता है। तो फिर ये डिफरेंस कहां से सेक्स रेशियो में आ गया? 1000 लड़का पर 919 लड़की पैदा क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि बाकी की जो लगभग 81 लड़की है उसका एबॉर्शन करा दिया गया। कुछ लड़कियां जन्म ले लेती है तो उसके बाद उसके साथ मैल न्यूट्रिशन यानी उसको सही से खिलाया पिलाया नहीं, ऐसे करके
कोई रोग बीमारी होकर के मर गई तो लोग खुश हो गए कि हाँ चलो चली गई कम से कम। तो इस तरह से जेंडर इनइक्वलिटी और विमेन का हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, विमेन के प्रति वायलेंस, ये आज के डेवलप्ड सोसाइटी में भी कायम है। अर्बन एरियाज में भी आप देखते हैं कि विमेन काफी अनसेफ है। जहां तहां रास्ते में, स्कूलों में, वर्क ऑफिसेज में छेड़खानी, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं हमेशा विमेन के प्रति होती रहती है। और इस तरह से शहरों में भी विमेन बिल्कुल अनसेफ है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी विमेन काफी कम है। तो पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डिफरेंट स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अगर देखें तो पुरुषों का अनुपात काफी अधिक है, औरतों का प्रोपोर्शन काफी कम है। अब इसके लिए एक कानून बनाने का प्रयास 30 वर्षों से किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत 1/3 जो सीट्स है वो विमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाए। इसको पास नहीं होने दे रहे थे लोग, क्योंकि पुरुष को भय था कि अगर ये विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया तो जो जितना पुरुष नेता लोग है वो घर बैठेगा, उनकी वाइफ पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाएगी। ये मंजूर नहीं पुरुष जाति को था। इस कारण से लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से ये बिल लटका हुआ रहा, लेकिन आखिरकार इसको पास किया गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इंडिया इज बिहाइंड द एवरेजेस फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज। आप यहां तक देखिए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के मामले में इंडिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी पीछे है। अफ्रीका को बैकवर्ड कंटिनेंट आप कहते हैं, लैटिन अमेरिका बैकवर्ड है, लेकिन औरतों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात अगर कीजिए तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से भी हमारे देश की स्थिति दयनीय है, पिछड़ी हुई है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल, इवन अ वुमन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर विमेन चीफ मिनिस्टर भी बन जाए, विमेन प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, लेकिन आप गौर करके देखिएगा कि उनके कैबिनेट, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी सदस्य या अधिकांश सदस्य पुरुष दिखाई देंगे। जैसे आपको बतलाया कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी तो फीमेल थी तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गई तो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने औरतें थी? बिल्कुल कम, सभी पुरुष थे। जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर औरत होती है तो उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितनी औरतें होती है? बहुत कम, सभी पुरुष भरे हुए रहते हैं। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है औरतों का काफी कम है। 1992 का अमेंडमेंट किया गया, इसके माध्यम से लोकल बॉडीज में भी 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व किया गया। तो इस तरह से विमेन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है, विमेन के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, बराबर का अधिकार विमेन को देने की आवश्यकता है, तभी हमारा देश डेवलपमेंट कर सकता है, डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो सोशल डिवीजन का दूसरा फैक्टर है वो है रिलीजन। एक तो जेंडर आपने देखा, सोशल डिफरेंसेज, जो सोशल डिवीजन बनता है उसके अंतर्गत एक जेंडर का आपने स्टडी किया, और दूसरा है रिलीजन।
तो धर्म के कारण भी सोशल डिवीजन पैदा होता है। बल्कि यूं कहिए कि जेंडर के कारण सोशल डिवीजन तो पैदा नहीं होता है, और धर्म के कारण तो सोशल डिवीजन अक्सर पैदा हो जाता है। तो दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी आज पूरे संसार भर में फैली हुई है। पूरे संसार भर में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, धार्मिक भिन्नता पाई जाती है, रिलीजियस डिफरेंसेस पाए जाते हैं। संसार भर में कई धर्म प्रचलित हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म इत्यादि, ज्यू, कई रिलीजन प्रचलित हैं, और ये सभी धर्म संसार के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ते हैं। जेंडर डिफरेंसेस जो है ये तो पूरे संसार भर में जरूर पाया जाता है, लेकिन ये जेंडर डिफरेंसेज कोई समाज में कटुता पैदा नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको तो लोग एक मान बैठे हैं कि ऐसा होगा। औरत है तो उसको यही करना है, डोमेस्टिक काम करना है, घरेलू वर्क करना है औरत को, ये लोग मान बैठे हैं। लेकिन रिलीजन के आधार पर जो डिफरेंस है, इसके चलते तो संसार के कई भागों में आंदोलन, हिंसा, रक्तपात इत्यादि की स्थिति उत्पन्न रहती है। आज आप देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच का विवाद लगभग लाखों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। गाजा के लोगों ने हमास नामक एक संगठन के माध्यम से इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल के 1200 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कुछ लोगों को बंधक बना लिया। और इसके जवाब में इजराइल तो लगभग 3 साल से पूरे गाजा स्ट्रिप का एक एक बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, 65,000 से अधिक लोगों को मार डाला है मिसाइल और बम ब्लास्ट करके। वहां पर लोग खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, भूखे, हजारों लोगों की भूख से मौत हो चुकी है। यह सब धर्म के नाम पर हो रहा है। इजराइल के जो नेता हैं वो ज्यू रिलीजन के हैं, यानी यहूदी धर्मावलंबी हैं, और गाजा स्ट्रिप वाले लोग मुस्लिम हैं। तो ये पूरा मुस्लिम को ही खत्म करने पर इजराइल के नेता लगे हुए हैं, और इस कारण से लगातार मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट से और ड्रोन से हमला करके पूरे गाजा स्ट्रिप को लगभग समाप्त कर डाला है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि धर्म के नाम पर किस प्रकार का डिवीजन होता है। यह आसानी से दिखाई दे सकता है कि धर्म के नाम पर कुछ भी लोग करने के लिए, वायलेंस करने के लिए, कम्युनल राइट्स के लिए लोग उतारू है पूरे संसार भर में। हालांकि धर्म जो है, रिलीजन, वो पॉलिटिक्स में भी मैनिफेस्ट होता है। गांधी जी ने भी धर्म को पॉलिटिक्स के लिए जरूरी बतलाया था। गांधी जी ने कहा था कि धर्म के बिना राजनीति मृत्यु जाल के समान है और यह आत्मा का हनन करती है। तो धर्म की आवश्यकता राजनीति में है। लेकिन जब गांधी जी ने ऐसा कहा था तो वो उनका तात्पर्य ये नहीं था कि किसी एक धर्म का पक्ष लेना, दूसरे धर्म का विरोध करना। गांधी जी का मतलब था, धर्म का मतलब मोरल वैल्यूज,
धर्म का मतलब सभी धर्मों के सारांश, सभी धर्मों के सार तत्व से उनका संबंध था। तो धर्म के नाम पर आज कई प्रकार की घटनाएं पूरे संसार भर में हो रही है। कई देशों में कम्युनल राइट्स की स्थिति हमेशा रहती है। कम्युनल राइट्स में अक्सर देखा जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो है सफर करते हैं। गवर्नमेंट को माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो विमेन्स मूवमेंट has argued that family laws of all religions discriminate against women. फैमिली लॉ जो है सभी धर्मों का वे विमेन के खिलाफ है। तो विमेन के खिलाफ है, खास करके धार्मिक जो नियम है वो विमेन के और ज्यादा खिलाफ है। आप देखते हैं कि इस्लाम में तो विमेन के खिलाफ अधिकांश रूल बना हुआ है। पहले तो ट्रिपल तलाक था कि किसी भी कारण से अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया वाइफ से, विमेन से, तो सिर्फ 3 बार बोलने की आवश्यकता थी, तलाक तलाक तलाक। इतना बोल दिए, रिश्ता खत्म हो गया। तो रिश्ता खत्म हो गया तो इससे नुकसान किसको होता है? मुख्य रूप से औरत को होता है, क्योंकि पुरुष तो फिर कहीं शादी कर लेता है। समस्या औरत के लिए हो जाती है कि औरत को एक बार तलाक के बाद कौन स्वीकार करेगा, यह समस्या होती है। अभी भी जबकि ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन लगा दिया गया है हमारे देश में, लेकिन कभी कभी कानून का उल्लंघन करके ट्रिपल तलाक की बात सुनने में आ जाती है। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक बैन होने के बाद भी कई ऐसी कुप्रथा इस्लाम में लेडीज के खिलाफ है। लेडीज के खिलाफ जैसे हलाला, ये सब ऐसी कुप्रथा लेडीज के खिलाफ है जो औरतों के शोषण, औरतों की प्रतिष्ठा, औरतों की डिग्निटी के लिए काफी निंदनीय है। हलाला की प्रथा के अंतर्गत है कि अगर कोई औरत को तलाक दे दिया और उसको फिर से शादी करना है अपने पुराने हस्बैंड के साथ, तो पहले उसको किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी करके संबंध बनाना पड़ेगा। और वो दूसरा पहले जब वो तलाक दे देगा तब पहले के पास जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन इस प्रकार के एंटी विमेन रूल का नहीं हो सकता है। यह हलाला जो अभी आप सुन रहे थे, यह सब पूर्ण रूप से विमेन के खिलाफ है। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। और लेकिन दुर्भाग्यवश पुरुष जो सोसाइटी है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी हम लोग का है या दुनिया का कहिए, पूरे दुनिया में पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, पुरुष इसको सही कहता है। पुरुषों के लिए सब चीज फेवर करता है, तलाक वगैरह, क्योंकि पुरुष को लगता है कि जब चाहेंगे तब तलाक देंगे, फिर नया शादी करेंगे, फिर तलाक देंगे, नया शादी करेंगे। समस्या तो इसमें औरतों के लिए होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का यह कर्तव्य होता है कि गवर्नमेंट को इस प्रकार के रूल जो है, रिलीजियस रूल, उसको चेंज करना चाहिए। जैसा कि आपको बतलाया कि हमारे देश में, इंडिया में ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी इस्लाम में कई इस प्रकार के रूल हैं जो औरतों के खिलाफ है, जिसके ऊपर अभी भी रोक नहीं लगाई जा सकी है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। तो पॉलिटिक्स और रिलीजन का कई रूपों में एक दूसरे के साथ घालमेल, एक दूसरे का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स
कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। धर्म की अच्छी बातों का अगर पॉलिटिक्स में रोल होता है तो अच्छी बात है। धर्म में अच्छी अच्छी बातें भी होती है, तो अच्छी बातों का उपयोग किया जाता है अगर पॉलिटिक्स में, तो ये अच्छी बात है। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। दूसरी तरफ धर्म की बातों, धर्म के लोगों से जुड़े हुए डिमांड को पॉलिटिक्स में करने, डिमांड को क्रिएट करने के लिए लोगों को अधिकार मिलना भी चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर वायलेंस करना गलत है। धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना नहीं सही है। दूसरे रिलीजन के लोगों को प्रताड़ित करना सही नहीं है। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। तो सरकार का यह कर्तव्य है कि धर्म के आधार पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है, जिन लोगों का भी शोषण होता है, उसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। तो धार्मिक मतभेद तो कॉमन है, लेकिन जब धर्म के नाम पर एक धर्म को सुपीरियर और दूसरे के धर्म को इंफीरियर समझा जाता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को टॉलरेट करने से इनकार करने लगते हैं, एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म की खिल्ली उड़ाई जाती है, तब स्थिति खतरनाक हो जाती है। इसको कॉम्युनलिज्म कहा जाता है। तो प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। किसी नेशन, किसी राष्ट्र का आधार जब एक धर्म को समझा जाता है या एक धर्म को बना दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, यानी पाकिस्तान नेशन का आधार है धर्म, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। इंडिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है या हिंदू कंट्री नहीं है। इंडिया के अधिकांश सिटीजन हिंदू हैं, लेकिन यहां ये हिंदू कंट्री नहीं है, ये एक सेकुलर कंट्री है। यहां सभी धर्मों के लोग बराबर हैं। लेकिन द प्रॉब्लम बिकम्स more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms, when one religion and its followers are pitted against another। जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, दूसरे धर्म को दबाने की चेष्टा करते हैं, दूसरे धर्म को खत्म करने की चेष्टा करते हैं, तब सिचुएशन काफी गंभीर हो जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, आप लोग उससे अवगत हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के प्रति जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, पाकिस्तान में 12 बरस की, 13 बरस की नाबालिग हिंदू लड़की, सिख लड़की को अपहरण कर लिया जाता है और उसका शादी 60 बरस, 65 बरस, 55 बरस के आदमी से कर दिया जाता है। कुछ दिन तक उसको किडनैप करके रखा जाता है, फिर उसका निकाह कर दिया जाता है और फिर बाद में उससे वीडियो कैमरा के सामने लड़की से एक्सेप्ट कराया जाता है कि हमको इस आदमी से प्यार था और हम अपने मर्जी से इस आदमी के साथ शादी किए हैं। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख लड़की है, वो सब हिंदू सिख लड़की को जिसका अपहरण होता है उसको प्यार होता है सब 55 और 65 बरस के ही पुरुष से। तो ये धर्म के आधार पर घोर अत्याचार है। अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तान में किया जाने वाला यह घोर
अन्याय और अत्याचार है। पाकिस्तान की बुनियाद जिस प्रकार से इस्लाम के नाम पर रखी गई है, उसी का ये सब परिणाम है। अगर एक क्रिकेट मैच में इंडिया ने कहीं पाकिस्तान को हरा दिया तो समझिए कि पाकिस्तान में कितना हिंदू घर के ऊपर सामत आ जाएगा। मैंने कई एक हिंदू लड़की को किडनैप कर लेगा कि काहे इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को। ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ, ज्यादातर तो जानबे करते हैं कि समाज के जो दुर्बल लोग रहते हैं उसके साथ ये सब ज्यादा होता है। हिंदू भी है, काफी शक्तिशाली भी है पाकिस्तान में। एक तो पुराना राजा महाराजा भी पाकिस्तान में है हिंदू, तो वो सबको थोड़ी कोई नुकसान होता है। जो गरीब है, जो दलित है, जो हरिजन है, ओबीसी है, ऐसे लोगों की लड़कियों के साथ इस प्रकार का काज होता है। जो हिंदू वहां भी अमीर है, देखिए पाकिस्तान में बैठ करके रोज दानिश कनेरिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, रोज जय श्री राम का नारा लगाता है पाकिस्तान की जो है कॉमर्शियल कैपिटल कराची में बैठ करके। ऐसा ऐसा अनगिनत आदमी है पाकिस्तान में भी। तो कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ जब अत्याचार किया जाता है, दूसरे धर्म को इंफीरियर समझा जाता है, तो इसको कॉम्युनलिज्म कहा जाता है। तो when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions, when the demands of one religious group are formed in opposition to another, जब एक धर्म के डिमांड को दूसरे धर्म के विरुद्ध कहा जाता है, अपने धर्म को लोग सेपरेट समझते हैं, अपने आप को आदमी नहीं समझते हैं बल्कि एक धर्म का आदमी समझते हैं, तब यह कम्युनलिज्म हो जाता है। तब धर्म एक अगली यानी एक बदसूरत रूप धारण कर लेता है। तो दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। धर्म का इस रूप में जो है पॉलिटिक्स में उपयोग कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है। आप लोगों को याद होगा कुछ ही दिनों पहले एक कोई मैच हुआ जिसमें क्रिकेट में पाकिस्तान ने एक मैच में, सिर्फ ऐसे तो अधिकांश में पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन किसी एक मैच में हार गया था ये इंडिया और पाकिस्तान जीत गया था। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार के बड़े बड़े मंत्री ने कहा, क्या कहा कि ये इस्लाम की विजय है। यानी पाकिस्तान के क्रिकेट की टीम के विजय को कहा कि ये इस्लाम की विजय है। अरे इस्लाम का यहां क्या संबंध है? अरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीती है, इंडिया की क्रिकेट टीम हारी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आजकल तो खैर नहीं है हिंदू, लेकिन इंडिया के क्रिकेट टीम में तो हमेशा कुछ न कुछ मुस्लिम खिलाड़ी रहता है, रह जी। यहाँ धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, ये दो टीम का मैटर है। वो भी आपको जानना चाहिए, ये इंडिया की जो टीम है और पाकिस्तान की जो टीम है, ये सरकार की टीम नहीं होती है, ये बीसीसीआई और पीसीबी की टीम है। ये सब एक मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, ये सरकारी टीम नहीं है। ये जो आप देखते हैं कि भारत हार गया और जीत गया, ये जो टीम खेलती है ये सरकारी टीम नहीं है गवर्नमेंट की, ये ऑटोनोमस बॉडी है बीसीसीआई और पीसीबी, उसकी टीम है। और उसको कहा कि इस्लाम की जीत है। तो इस्लाम की जीत का करके आप पाकिस्तान की जीत से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों जो क्रिश्चियन है उसको वंचित कर रहे हैं। खाली मुसलमानों की जीत है। तो जो पाकिस्तान में रह रहा है हिंदू उसका जीत नहीं है, पाकिस्तान में जो रह रहा है सिख उसका जीत नहीं है, पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन रह रहा है उसका जीत नहीं है। इस्लाम की हार हो जाता है पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच में, तो बतलाया कि मतलब कुछ हिंदू घरों में आग लगा देगा, कुछ हिंदू घरों पर अटैक कर देगा, आपको कुछ हिंदू लड़कियों को किडनैप कर लेगा। ये तो कॉमन मैटर है। हालांकि गवर्नमेंट पीछे से कुछ करती है रिकवर का काम, कुछ खाना पूर्ति करती है, जैसे
विध्वंस कर दिया तो उसको रिपेयरिंग का काम करने का काम ये सब करती है पीछे से। आपको ऐसा नहीं करती है, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का या इंडिया का भी तो डर रहता है ना, तो पीछे से कुछ ये क्षतिपूर्ति का काम करती है, लेकिन जिसका नुकसान हो गया तो हो गया। तो कम्युनलिज्म जो है पॉलिटिक्स में कई रूप ले सकता है। तो पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म पहला तो ये रूप ले सकता है कि ये एक धारणा पॉलिटिक्स में बना दी जाती है कि एक धर्म जो है सुपीरियर है, दूसरा धर्म इंफीरियर है। दूसरा कि कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी, यानी एक धर्म के लोग अपने रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट करना चाहते हैं दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर। तो इस तरह से जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसका दबदबा कायम हो जाता है। मेजोरिटारियनिज्म ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन मेजोरिटारियनिज्म का क्या परिणाम है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, कहां? श्रीलंका में पढ़े ना। मेजोरिटारियनिज्म ऑफ सिंघला स्टैब्लिश किया गया था और उसका परिणाम हुआ था सिविल वॉर, जिसमें लाखों लोग मारे गए। वो देश ही खत्म हो जाता श्रीलंका उस वायलेंस में। अगर जो तमिल जो लड़ रहे थे श्रीलंका के खिलाफ वो इंडिया के खिलाफ नहीं किया होता तो श्रीलंका के किस्मत से ऐसा हुआ कि जो उसका लीडर था ना वो श्रीलंका के खिलाफ लड़ते लड़ते इंडिया के भी खिलाफ हो गया था। नतीजा हुआ कि इंडिया जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ आप करके आप कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं? तब जाकर के वो समाप्त हुआ एलटीटी श्रीलंका में और सिविल वॉर का अंत हो सका। नहीं तो वो एक समय उसका था कि एलटीटी का नेवी, एलटीटी का इन्फेंट्री यानी थल सेना, एलटीटी का एयरफोर्स, सब कुछ उसका था। दुनिया का एकमात्र टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका माने जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों था उसका। और उसके लोग जब आते थे तो श्रीलंका की सेना डर से भाग जाती थी। ये उसका एक समय दबदबा था, लेकिन खैर अंतोगत्वा समाप्त हुआ। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस एक और फॉर्म है कम्युनलिज्म का, कि लोगों को धर्म के आधार पर मोबिलाइज करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी को आप वोट दीजिए क्योंकि आप फलाना धर्म के हैं। आप सुने होंगे बहुत सारे लीडर्स को ये कहते हुए कि आप अगर हिंदू हैं तो आप कोई एक पार्टी को, बीजेपी को, अक्सर बीजेपी के कुछ लीडर को आप सुनते होंगे ये बोलते हुए कि अगर आप हिंदू हैं तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। और इसका उल्टा कांग्रेस भी कहते चलती है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, वो भी अपना कहते चलते हैं। तो ये कम्युनलिज्म हुआ, धर्म के नाम पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना, लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करना, ये कम्युनलिज्म है। लोगों का सपोर्ट प्राप्त करना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर लोगों का सपोर्ट प्राप्त करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो है यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, जो है धार्मिक प्रतीकों का यूज किया जाता है, रिलीजियस लीडर्स का प्रयोग किया जाता है। आपको पहले क्या होता था कि चुनाव के पहले, अभी भी होता है लेकिन अभी उतना प्रभाव नहीं रहा है, एक इस्लामिक लीडर थे बुखारी, अभी भी वो जिंदा है, मरे नहीं है। दिल्ली से कल चुनाव है तो एक दिन पहले शाम में वो वहां से वो ऑर्डर इशू करते थे कि कांग्रेस को वोट देना है, तो वहीं से दिल्ली से ऑर्डर देते थे, पूरा देश में कांग्रेस को मुस्लिम का वोट मिल जाता था। कि ये धार्मिक नेताओं से वोट देने का फतवा यानी ऑर्डर दिलाना, ये सब कम्युनलिज्म है।
तो रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील, धर्म के नाम पर लोगों को इमोशनल अपील करना, तो एंड प्लेन फियर फॉर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर। दूसरी तरफ धर्म के नाम पर अपने धर्म के लोगों को डराना। आप देखते होंगे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि लोगों को धर्म के आधार पर डराते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, और नहीं तो हमको वोट दो। आप अक्सर MIM नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी नाम के लीडर हैं इस पार्टी के, वो मुसलमानों को हमेशा कहते हैं कि तुम इकट्ठा हो जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम एक लीडर को चुनो, यानी हमको चुनो। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमको चुनो एक मुस्लिम लीडर के रूप में और हमारे कहने पर वोट दो। तो ये जो है रिलीजियस डिफरेंसेस को पैदा करने वाला है और इसको कम्युनलिज्म के अंतर्गत रखा जाता है। इलेक्टरल पॉलिटिक्स दी ऑफन इन्वॉल्व्स अ स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर्स। कभी कोई कम्युनलिज्म एक और रूप धारण करता है, वो है कम्युनल राइट्स का। कभी कभी धार्मिक मतभेद के कारण दो धर्म के लोग लड़ने लगते हैं आपस में, मारपीट, हिंसा, आगजनी, लोगों के घरों को जला देना, लूट लेना संपत्ति को, ये सभी घटनाएं होने लगती है। गुजरात में दंगा हुआ था, इसके बारे में आप लोग को अभी भी कुछ जानकारी होगी। गुजरात में कम्युनल राइट्स हुआ था तो हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस प्रकार का कम्युनल राइट्स पहले हमारे देश में अक्सर हो जाया करता था। इंदिरा गांधी मरी थी तो उनके कुछ बॉडीगार्ड्स ने ही उनकी हत्या कर दी थी और वो बॉडीगार्ड सिख थे। और नतीजा हुआ कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद एंटी सिख राइट स्टार्ट हो गया, सिखों के खिलाफ दंगा शुरू हो गया। माने कई हजार सिख को पूरे देश में मार डाला गया, लोगों के दुकान को, घर को आग लगा दिया। गुजरात में हुआ दंगा, भागलपुर में हुआ दंगा, भागलपुर में हुआ दंगा तो काफी तादाद में मुसलमानों और हिंदुओं ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया। मुजफ्फरनगर में हुआ दंगा, पहले इस प्रकार के दंगा काफी अधिक होते थे, लेकिन बहुत संतोष की बात है कि आजकल ये दंगा नहीं हो रहा है। आजकल अपेक्षाकृत ज्यादा कम्युनल पीस और हार्मनी बना हुआ है, कहीं भी इस प्रकार का वायलेंस नहीं होता है, जिसके चलते आप लोग को नहीं सुनाई पड़ता होगा इस प्रकार का कम्युनल वायलेंस। बहुत संतोष की बात है। आप लोगों को ये सब जब कम्युनल वायलेंस का कहानी बतला रहे होंगे तो आप लोग को हिस्ट्री प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा दिन पहले का कहानी है, सब नहीं है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो लाखों लोग मारे गए थे कम्युनल वायलेंस में। पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं और सिखों को मार करके जो है या तो फेंक दिया गया या ट्रेन में या मालगाड़ी में उसके डेड बॉडीज को लोड करके इंडिया भेज दिया। इसी प्रकार से इंडिया में भी कुछ लोग, हालांकि इंडिया में तो गांधी जी जैसे नेता थे जिन्होंने मुसलमानों की रक्षा की, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे लोग मुसलमानों के ऊपर हमला किए, बहुत सारे मुस्लिमों को मारा। इस कम्युनल वायलेंस के चलते इंडिया का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट के रूप में जन्म हुआ। काफी मुस्लिम लोग चले गए पाकिस्तान, काफी हिंदू सिख लोग पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया में आ गए। तो आजादी के बाद इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं बना बल्कि एक सेकुलर स्टेट बना। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर रिलीजन। स्टेट ऑफ इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। द स्टेट ऑफ इंडिया इज न्यूट्रल इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन। धर्म के मामले में
स्टेट यानी राज्य, राज्य जब बोलते हैं पॉलिटिक्स में तो इसका मतलब कंट्री होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इत्यादि के एक्सप्लेनेशन में स्टेट स्टेट शब्द यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा कंट्री। तो द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर रिलीजन। द स्टेट ऑफ इंडिया इज कंप्लीटली न्यूट्रल इन द सेंस ऑफ रिलीजन। और इस तरह से इंडिया में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, सभी धर्मों के लोग अपना धर्म का पालन पोषण और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रोटेक्शन का, प्रचार प्रसार का अधिकार समान रूप से प्राप्त है। अपने धर्म के प्रचार के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंडिया के सभी लोगों को यह अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहां स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन यहां कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। यहां सरकार जो है धर्म के नाम पर कोई बढ़ावा नहीं देती है, धर्म के आधार पर सरकार कोई काम नहीं करती है। हाँ, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्मों को सरकार योगदान दे सकती है, सहायता दे सकती है, लेकिन धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम नहीं करती है, क्योंकि यहां पर जो है सेकुलर कंट्री इंडिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस दृष्टिकोण से कई ऐसे प्रोविजन दिए गए जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया गया, जिसके माध्यम से इंडिया के सभी लोग धार्मिक रूप से समान रहे। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सबों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के लोगों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत है कि भारत के लोग कोई भी धर्म का पालन पोषण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल राइट्स है इंडिया के लोगों को। इसके अंतर्गत लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए संस्थाएं बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट, फिर से सुनिए, 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन टुक प्लेस इन 1976 के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में दो शब्द जोड़ दिया गया, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। तो सेकुलरिज्म शब्द को इंडिया के प्रेम्बल में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में यानी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया सेकुलरिज्म शब्द को। इसका मतलब है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म की जड़ें काफी गहरी हो चुकी है। यही कारण है कि आजादी के बाद जब पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं और सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों करोड़ों लोग भाग करके इंडिया आए, लेकिन भारत के लोगों ने मुसलमानों की रक्षा की। और यही कारण है कि आज इतना तादाद में आपको मुस्लिम इंडिया में दिखाई दे रहे हैं। तो सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन्स, तो द आइडिया कंस्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की नींव है, हमारे देश का पिलर है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता जो भारत के विचार को ही खतरा उत्पन्न करता है,
क्योंकि इंडिया का निर्माण ही हिंदू धर्म को मात्र लेकर के नहीं किया गया है। इंडिया इज अ कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स कैन लिव। भारत के सभी लोग भारत के निर्माता हैं। तो इस तरह से कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड, यानी सांप्रदायिकता का सामना करने की आवश्यकता है। A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. अब इसके बाद कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो सोशल इनइक्वलिटी, सोशल डिफरेंसेज का अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा सोशल डिफरेंसेज जो सोशल डिवीजन यानी समाज में खाई उत्पन्न करे, समाज में विभाजन उत्पन्न करे। और उसके अंतर्गत तीसरा जो फैक्टर है वो है कास्ट, जाति। कास्ट जो है समाज में जाति की खाई पैदा करने के लिए काफी है। प्रारंभ में कास्ट की अवधारणा हमारे देश में जो हमारे पूर्वजों ने की थी वो था ये डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर। हमारे पूर्वजों ने यानी आर्यों ने डिवीजन ऑफ लेबर किया था काम के आधार पर। आर्यों ने एक विराट पुरुष की कल्पना की थी। विराट पुरुष यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, उदर से वैश्य निकले, पैरों से शूद्र निकले। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति से सभी कोई निकले। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबका काम अलग अलग बट गया। ब्राह्मणों का काम अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करवाना, और क्षत्रिय का काम गांव की रक्षा करना, कृषि व्यवसाय व्यापार इत्यादि करना वैश्य का काम, और सर्विस करना शूद्र का काम। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर आधारित था कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम चेंजेबल था, यानी कोई ब्राह्मण का बेटा है अगर वो सर्विस में लग जाता था तो व्यक्ति एक ही परिवार में शुद्ध हो जाता था। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के परिवार में पैदा लिया है, लेकिन उसने सेना में भर्ती वो हो गया, वो वेदों की व्याख्या, धर्म ग्रंथों की व्याख्या इत्यादि के कार्य से, पढ़ने पढ़ाने यज्ञ कराने इत्यादि के कार्य से अलग होकर के सेना में भर्ती हो गया तो क्षत्रिय बन जाता था। यानी एक ही परिवार में ब्राह्मण भी होता था, एक ही परिवार में क्षत्रिय भी होता था, एक ही परिवार में वैश्य भी होता था, एक ही परिवार में शूद्र भी होता था, अलग अलग नहीं था। एक ही आदमी कई बार अपनी जातियां बदलता था। अपना काम बदल लिया, जाति बदल गई। लेकिन धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था रूप दे दिया गया और इसका आधार हो गया जन्म। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो जन्म लिया उसी को आधार मान लिया गया। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ, चाहे वो वेदों की व्याख्या करता हो, यज्ञ करता हो या कराता हो या नहीं, वो ब्राह्मण कहा जाने लगा। चाहे वो कितना भी कायर हो, लेकिन क्षत्रिय के घर में पैदा लिया है तो क्षत्रिय कहा जाने लगा। यानी कर्म का स्थान कालांतर में जन्म ले लिया, जिसको जाति व्यवस्था के नाम से जाना गया। तो जाति व्यवस्था में भी ये चार ही नहीं रहा, आउटकास्ट होते होते 5000 से अधिक जातियां अभी भारत में हैं। 5000 से अधिक, मतलब इतनी अधिक जातियां कि आप कोई आदमी उतना नाम नहीं जानता होगा। हम लोग अध्ययन किए हुए हैं हायर क्लासेज के सोसाइटी का, सोशल कंपोजिशन का अध्ययन किए हुए हैं। आज भी एक तो जाति का नाम लेकिन सुनते हैं तो सरप्राइज रह जाते हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले एक आदमी को पूछे, वो बेचारे अनपढ़ थे, चुनाव का वक्त था,
तो हमको पूछे कि वोट दे दिए सर, हम कहे हाँ। हम कहे आप दिए वोट? हम तो मान लीजिए कि हम लोग एजुकेटेड आदमी, हम लोग तो वोट देंगे। हम उनको सोचे कि अनपढ़ आदमी पता नहीं दिया हुआ कि नहीं वोट। हम कहे आप वोट दे दिए? तो हाँ। हम कहे किसको दिए? तो हम तो फूल को दिए। फूल को यानी कमल फूल को, यानी बीजेपी को। पार्टी का नाम नहीं जानते थे। हम कहा एक तो लालटेन भी तो है, लालटेन को कान दिए। तो कहने का मतलब है कि वो जवाब देने लगे कि वो तो आ जाएगा तो जंगल राज या क्या हो जाएगा, से ये फूल वाला जो है ये शांति रखता है समाज में, तो शांति रहेगा तब न हमारा काम चलेगा। उनका काम जो है घर बनाने इत्यादि का काम वो कर देते हैं। तो कहे कि शांति रहेगा तब न घर बनेगा, तो हम लोग जिंदा रहेंगे। से जब समाज में क्रिमिनल हो जाएगा तो फिर तो हमारा कोई डर से घर बनाएगा नहीं, तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। इसीलिए फूल को दिए वोट, यानी बीजेपी को दिए वोट। हम पूछे कि कौन जाति आप हैं भाई? तो वो ऐसा जाति बोले जो हम नाम ही नहीं सुने थे। तो कहे कि और आसपास का कुछ जाति बोलिए, तब बोलते हैं कि वही जो मोदी जाति है, नरेंद्र मोदी। कहने का मतलब है कि एक वर्ण जो था वो हजारों जातियों में विभाजित हो गया आउटकास्ट होने से। जैसे एक मान लिया कि ब्राह्मण है, अब वो कोई पूजा करवा रहा है, कोई पूजा नहीं कर रहा है, तो दूसरा तुम हो जाओ। एक अब कुछ ब्राह्मण है तो वैद का काम कर रहा है, तो वो सकल दीपी हो गया। कुछ ब्राह्मण है तो वेदों की व्याख्या कर रहा है, सरोत्री हो गया। तो इसी पर से विभाजित होते होते करीब 5000 से अधिक जातियां उपजातियां आज हमारे देश में है। लेकिन इसका परिणाम क्या है? जातियां उपजातियां हैं तो ठीक है, लेकिन जो इनइक्वालिटी है, जो जाति के नाम पर कुछ जातियों के साथ भेदभाव अत्याचार की बात है, वो दिक्कत की बात है। कुछ को अछूत समझा जाता है, अछूत के नाम पर अब तो नहीं उतना रहा, लेकिन पहले अछूत के नाम पर उनके साथ लोग बराबरी का बर्ताव नहीं करते थे। उनको मंदिरों में, सार्वजनिक जगहों पर, पार्क में, तालाब में जाने से उनको रोक दिया जाता था। हालांकि एक बात आप देखते हैं, बहुत परिवर्तन आया है कि अब गांव की तरफ भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही मंदिर में जहां सवर्ण लोग, उच्च वर्ण के लोग जहां पर पूजा कर रहे हैं, तो वहीं पर हम भी गए थे पूजा करने के लिए। तो वहीं पर हम देखे कि जो समाज का सबसे इल डेवलप्ड कास्ट है, उस कास्ट के लोग भी पूजा करने के लिए उसी समय आए हुए थे। और एक ही मंदिर में एक ही साथ सब आ रहे थे, जा रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो ये सब देख करके हमको बहुत अच्छा लगा कि बहुत समाज प्रगति कर रहा है हमारे देश का। लेकिन अतीत में जो है कुछ जातियों के आधार पर कुछ के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, कुछ को दलित कहा गया, उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया गया। तो दूसरी तरफ कास्ट के नाम पर भी कुछ लोग अपने कास्ट को ही कम्युनिटी मानना प्रारंभ कर दिए, कि यानी कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन of and discrimination against outcast groups, that they were subjected to inhuman practices of untouchability. कई समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले इत्यादि, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी इत्यादि जैसे महान हमारे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने जाति की व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और जाति व्यवस्था को दूर करने का हर संभव प्रयास किया। बहुत हद तक आज आप संतोष के साथ आप कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था आज खत्म हो चुकी है। बहुत हद तक आज इतना स्टूडेंट बैठा हुआ है, सब एक यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है, सब अलग अलग जातियों का स्टूडेंट है, सबके लिए एक व्यवस्था है, सबको पढ़ाने के लिए एक टीचर है, किसी को मालूम भी नहीं है
उत्तर प्रदेश में तो इस समय एक नया ऑर्डर आया है, उसमें जाति शब्द इस्तेमाल करने पर ही रोक लग गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये एक नया ऑर्डर आया है, इसमें लोगों को अपने नाम के साथ जाति का मतलब कहीं भी वर्णन करना रोक लगा दिया गया है। तो इस तरह से जो है अब काफी हद तक ये कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका है। आप देखते हैं कि एक ट्रेन में सभी लोग एक साथ जर्नी करते हैं, एक स्कूल में सभी कास्ट के लोग एक साथ पढ़ते हैं। अभी आपको मंदिर का एग्जांपल दे रहे थे, मंदिरों में हम खुद देख करके आए कि इंटीरियर गांव में, रिमोट जो है एरिया में भी, जहां पर उच्च जाति के लोग और सबसे निम्न जाति के लोग, सबसे गरीब लोग एक साथ मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे थे और सब बड़ा स्वाभाविक रूप से कर रहे थे, किसी में किसी प्रकार का कोई भी फीलिंग नहीं था। तो इस तरह से अब कास्ट सिस्टम काफी अधिक समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में कास्ट का एक्सप्रेशन कुछ हद तक अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि कास्ट के नाम पर बहुत सारे नेता जो है पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कास्ट के नाम पर वोट प्राप्त करना बहुत आसान होता है। जो पॉलिटिकल लीडर जनता की सेवा के कार्य से जो है अपना वोट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो जाति का नाम लेकर के वोट प्राप्त कर लेते हैं। तो वोट प्राप्त करने का एक बहुत आसान तरीका है कास्ट। तो इस तरह से पॉलिटिक्स में कास्ट कई रूप में दिखाई देता है। तो व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है तो वो कास्ट देख करके चुनती है कि किसी खास कंस्टिट्यूएंसी में कौन से जाति के लोग ज्यादा हैं। जिस जाति के लोग ज्यादा हैं उसी जाति के लोगों को दिया जाता है। आप देखिए पटना में, आपको पटना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? आपको कायस्थ का और नहीं तो कुशवाहा का। तो आप देखिएगा गौर करके कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो उसमें या तो कोई पार्टी कायस्थ को ये अपना कैंडिडेट बनाएगी और नहीं तो कुशवाहा को बनाएगी। इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण रहता है कि कास्ट के नाम पर लोगों का वोट हासिल करना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कास्ट के नाम पर वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा आपको विभिन्न कंस्टिट्यूएंसी में दिखाई दे सकता है कि कास्ट का कंपोजिशन देख करके पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त कास्ट के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर सब अपील करते हैं लोगों से, जो कि बिल्कुल गलत है। पॉलिटिकल लीडर्स को या पॉलिटिकल पार्टीज को आम जनता से अपील करना चाहिए, आम जनता की समस्याओं का निराकरण करके वोट लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अक्सर आप सुनिएगा कि बेटी और वोट जाति को दिया जाता है। हम ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स को बोलते सुने कि बेटी और वोट जाति को दिया जाता है, यानी हम जब आपके जाति के हैं हमको वोट आप दे, चाहे हम सही काम करें, हम जनता की समस्या का समाधान करें, हम डेवलपमेंट का काम करें या नहीं करें, आपके जाति के इस नाम पर आप हमको वोट दीजिए। तो ये जो है कास्टिज्म को बढ़ावा देता है और इसके चलते डिफरेंट कास्ट के बीच खाई यानी डिवीजन की स्थिति पैदा होती है। हालांकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम अपनाया गया है भारत में, जिसके माध्यम से हर एक एडल्ट को जो 18 ईयर्स ऑफ एज को कंप्लीट कर चुका है उसको राइट टू वोट प्राप्त है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो या एक अनटचेबल से शेड्यूल कास्ट का हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और इसके चलते कास्ट का फीलिंग काफी अधिक कम हुआ है लोगों में। कास्ट का प्रभाव पॉलिटिक्स के ऊपर तो इतना है कि कुछ लोग इलेक्शन का मतलब ही समझते हैं
कास्ट मोबिलाइजेशन और कास्ट फैक्टर को लेकर के ही सब कुछ करते हैं। कास्ट को मोबिलाइज करने के ऊपर ही अपना टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल का उपयोग करते हैं। नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। अब देखिए एक और बात यहां है कि यह भी निश्चित है कि कास्ट का सपोर्ट प्राप्त करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। हो सकता है कुछ इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी में जीता जा सकता है, लेकिन पूरे चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। आपको मालूम होगा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने MY का कास्ट इक्वेशन बनाया था। MY, M मतलब मुस्लिम, Y का मतलब यादव। लेकिन इस इक्वेशन के चलते उनकी हार हुई, और उनकी हार हुई तो लगातार हार होती रही, और नतीजा हुआ कि उनका जो बेटा तेजस्वी यादव जो नेता बने हैं, तो आप देखिएगा तेजस्वी यादव कभी MY की बात नहीं करते हैं। वो सभी जातियों का सपोर्ट लेने की बात करते हैं, सभी जातियों के लिए बराबर रूप से काम करने का बात करते हैं, क्योंकि आप एक जाति, दो जाति का सपोर्ट लेकर के कुछ कंस्टिट्यूएंसी में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन सरकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। यानी इलेक्शन को जीतना है तो आपको आम लोगों का सपोर्ट हासिल करना पड़ेगा, सिर्फ एक कास्ट से नहीं होगा। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट। दूसरी तरफ अभी आपको बतला रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी ने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बात की, लेकिन इसका क्या मतलब समझते हैं कि टोटल मुस्लिम उनको वोट दिया? कभी नहीं। टोटल यादव उनको वोट दिया? कभी नहीं। कोई एक का सब हमेशा वोट नहीं दे सकता है। लालू यादव जी के एक राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ने अजगर की कल्पना की थी। अजगर, उनका कहना था कि अगर अजगर चाहे तो कुर्सी को निगल जाएगा, कुर्सी, राजनीतिक कुर्सी को निगल जाएगा। अजगर मतलब मतलब अहिर, अहिर मतलब यादव, और ज मतलब जाट। जाट एक जाति है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा इत्यादि में रहती है। ताज ग से गुजर, गुजर ये गुजरात इत्यादि में रहने वाली एक जाति का नाम है गुजर। और र से राजपूत, राजपूत आपको राजस्थान, बिहार इत्यादि में रहने वाली एक जाति का नाम है। तो अजगर की उन्होंने परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि अजगर अगर चाहेगा तो कुर्सी को निगल जाएगा। एक बार किसी प्रकार चुनाव में उनको सफलता की प्राप्ति हुई थी, लेकिन फिर दोबारा कभी नहीं आ सके पावर में। तो नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट। When people say that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of the voters from the caste vote for that party. यानी किसी एक कास्ट का टोटल वोट किसी पार्टी को नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि ज्यादा मुस्लिम दे दे किसी लालू प्रसाद यादव जी को पार्टी को वोट, लेकिन सब नहीं देगा। आप देखिएगा चुनाव के बाद जब विश्लेषण होता है तो एनालिसिस में देखिएगा कि मुस्लिम का इवन जिस पार्टी को समझा जाता है कि नहीं वोट मिलता है, जैसे बीजेपी, तो बीजेपी को भी 5-10% वोट मिला हुआ रहता है मुस्लिम का। तो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। अब देखिए एक और बात है, अगर कास्ट का वोट लेना है तो जहां कास्ट का इक्वेशन फेवरेबल है तो वहां कई पार्टी उसी कास्ट का कैंडिडेट उतार देते हैं। अभी आपको पटना में बतला रहे थे, पटना में जैसे कायस्थ का अक्सर कैंडिडेट उतारते हैं लोग, तो कायस्थ उतारते हैं तो दूसरा पार्टी वाला भी कायस्थ उतार देते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में वोटर तो किसी एक ही को नहीं देगा, सब तो एक ही कैंडिडेट को नहीं दे देगा। वोटर को जो इच्छा होगी, वोटर को जो कैंडिडेट पसंद होगा उसको वोट करेगा, जाति के आधार पर नहीं करेगा, क्योंकि एक कास्ट का एक से ज्यादा कैंडिडेट हो सकता है एक कंस्टिट्यूएंसी में।
अब देखिए एक बहुत ज्यादा बहुल एरिया है आपको मधेपुरा, बिहार में मधेपुरा में बहुत ज्यादा 90% शायद वहां पर जो है कंपोजिशन है यादव का। तो वहां पर खुद जो है लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो जाते थे जाकर के कि यादव के नाम पर वोट दे देगा, लेकिन वहां उनके खिलाफ में भी वैसा ही यादव खड़ा हो जाते थे, पप्पू यादव तो या और कोई यादव। अब सवाल है कि वहां की जनता यादव अगर अधिकांश जनता है तो वो किसी एक ही को नहीं वोट देगी, सबको तो नहीं देगी। तो लालू प्रसाद यादव जी को वहां से हार का सामना करना पड़ता था। इसका मतलब है कि एक जाति के सभी लोग किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ। अब कहता है कि कास्ट के आधार पर अगर वोट पड़ता इंडिया में तब तो जो एक बार जीत जाता वो कभी नहीं हारता, क्योंकि उसका कास्ट इक्वेशन फेवरेबल है तो उसी को जीतना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अक्सर होता है कि एक बार जो चुनाव जीतता है दूसरा बार हार जाता है। तो वो हारता है तो इसलिए कि उसने काम नहीं किया, उसने जनता की सेवा नहीं की, उसने जनता की जो आवश्यकता थी उसको पूरी नहीं की, इसलिए हारता है, ना कि कास्ट के लिए हारता है। इसका पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स को काफी इन्फ्लुएंस करता है, तो पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल अरीना। तो पॉलिटिक्स जो है कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है और कास्ट को पॉलिटिकल फील्ड में लाने का काम करता है। तो इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। यानी कास्ट भी पॉलिटिसाइज हो जाता है, कास्ट के ऊपर भी पॉलिटिक्स का प्रभाव पड़ जाता है। कैसे? तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो देखिए पॉलिटिक्स का क्या प्रभाव है कास्ट के ऊपर कि एक कास्ट एक से अधिक कास्ट से के साथ मिल करके वोट करने का प्रयास करता है ताकि उसके कास्ट के लोगों को सफलता की प्राप्ति हो सके। जैसे आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार सबसे पहले सफलता कैसे प्राप्त किए थे? लव कुश की परिकल्पना की थी। नीतीश कुमार ने लव कुश की परिकल्पना की। लव मतलब कुर्मी का पूर्वज थे लव, भगवान राम के बेटा थे लव। तो लव कौन थे? तो कुर्मी के पूर्वज थे, लव से पैदा लिए, वो आज कुर्मी जाति कहलाते हैं। और कुश वो भी भगवान राम के बेटा थे, तो कुश से कुशवाहा यानी कोयरी पैदा लिए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि लव कुश दोनों भाई हैं, यानी कुर्मी और कोयरी दोनों भाई हैं, तो इस तरह से दोनों को एक साथ वोट करना चाहिए, यानी दोनों को नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। और इसमें उनको कुछ सफलता की प्राप्ति भी हुई थी। तो पॉलिटिक्स का ये देखिए प्रभाव आपको कास्ट के ऊपर है। अभी भी आपको जैसा कि बतला रहे थे अभी एक एग्जांपल कि प्रधानमंत्री देश के हैं नरेंद्र मोदी, तो मोदी बनिया जाति को कहा जाता है मोदी। अब जितना उससे आसपास है तो सब अपने आप को उसी जाति में काउंट करता है। अग्रवाल है, तब तेली है, तब बनिया है, तो और बहुत सारा है जिसका कि सब आसपास का कास्ट, तो वो सब अपने आप को मोदी से काउंट करता है। सब कहता है कि मोदी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को जितना भी है सब वोट देना चाहता है। तो ये पॉलिटिक्स का प्रभाव हुआ। एक मोदी को देखा कि ये सिंबल है, एक मोदी जीता, तो जितना बनिया है तो तेली है तो क्या क्या सब अग्रवाल है तो मरवाड़ी है, तो सब कहता है कि हमारा ही जाति का आदमी प्रधानमंत्री है। मरवाड़ी भी कहता है कि मोदी हमारा है, अग्रवाल कहता है कि हमारा है, तेली कहता है हमारा है, सूढ़ी कहता है हमारा है, मोदी कहता है हमारा है।
सब कहता है कि हमारा है। ये पॉलिटिक्स का प्रभाव है आपको कास्ट के ऊपर। पॉलिटिक्स के कारण आसपास के कास्ट अलाइन हो जाते हैं। तो वेरियर कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन, यानी कई कास्ट ग्रुप के लोग एक कोलिशन का निर्माण कर लेते हैं और कोलिशन का निर्माण करके जो है वोट करते हैं, ताकि उनके से संबंधित कास्ट, या तो उनका कास्ट या उनके से संबंधित कास्ट का भी जीत हो सके। जैसे अभी आपको लव कुश का परिकल्पना बतलाए कि नीतीश कुमार को कुर्मी के साथ साथ कोयरी का भी वोट मिल जाता है, क्योंकि जब ये लोग कहते हैं कि कुश, आप कुश के संतान हैं, तो कुश लव के भाई थे। तो वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिशन। The new kinds of caste groups have come up in political arena like backward। अब देखिए, कई एक प्रकार की जातियों ने मिलाकर के बैकवर्ड की परिकल्पना कर ली, पिछड़ी जाती हैं, कि इतना सब मिल करके सत्ता में आएंगे, जीत हासिल करेंगे। और दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में कई जातियों ने मिल करके कहा कि हम फॉरवर्ड, यानी सवर्ण। तो इस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड की परिकल्पना की गई। तो इस तरह से आपने देखा कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है, पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स भी कास्ट को प्रभावित करता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को, जो कंप्लीटली एक एजुकेशनल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।